बॉलीवुड में एक नई मूवी रिलीज हुई है, राधिका आप्टे की साली मोहब्बत, और ये मूवी काफी ज्यादा दिलचस्प है। इस मूवी को हर लड़की को देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेन के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। फिल्म की शुरुआत में हम कविता नाम की लड़की को दिखाया जाता है। बाहर जो जोरों की बारिश हो रही थी, वो अपनी खिड़की से बाहर के गीले पेड़ पौधों को देख रही थी। यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है, यानी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि कविता रेलवे स्टेशन पर अकेली बैठी है। उसे देखकर लग रहा है कि वो घर छोड़कर कहीं जा रही है। थोड़ी देर बाद ट्रेन आती है और फिर सीन यहीं से चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कविता खड़ी है और कुछ सोच रही है। तभी उसकी एक सहेली उसे आवाज देती है। कविता के घर में एक पार्टी हो रही थी, जहां कविता और उसके पति विक्की और उसके दोस्त आए हुए थे। कविता अपनी सहेली को चटनी लाने को बोलती है। कविता किचन की तरफ जाने लगती है। इधर विक्की के दोस्त उसे ढूंढ रहे होते हैं। विक्की बाथरूम गया था। ये सुनकर विक्की का एक दोस्त कहता है कि वो बाथरूम नहीं गया होगा, वो शायद कोई और जरूरी काम करने लग गया होगा। कविता उनकी ये बात सुन लेती है। असल में विक्की एक कैरेक्टर का थोड़ा खराब था। वो हमेशा सुंदर लड़कियों की तरफ ही अट्रैक्ट होता था और उसके दोस्त भी ये सब कुछ जानते थे। ये सब सुनकर कविता थोड़ी अपसेट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कविता एक कमरे में जाती है, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी टीवी पर पेड़ पौधे का वीडियो देख रहा था। कविता उन्हें प्रणाम करती है और बाथरूम की तरफ देखती है तो विक्की एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। इससे कविता को और दुख होता है, लेकिन वो विक्की को कुछ कहे बिना चली जाती है। कविता इसके बाद अपने दोस्तों को चटनी लाकर देती है। कविता की सहेलियां आपस में गॉसिप कर रही होती हैं। कविता की एक सहेली बोलती है कि सुंदर हो तो जिंदगी अपने आप इंस्टाग्राम बन जाती है। सुबह उठो तो लाइक, लिपस्टिक लगाओ तो लाइक, कुछ ना करो तब भी उनके फॉलोअर्स बढ़ते ही रहते हैं। ये सब सुनकर कविता कहती है कि तुम्हें सुंदर लड़कियों की सुंदरता ही क्योंकि सबसे बड़ी क्वालिटी लगती है। तब उसकी एक सहेली कहती है ये तो विक्की ही बताएगा। इसके बाद वो विक्की को आवाज देती है। विक्की वहाँ पर आता है तो वो सवाल करती है, अच्छा लड़कियों का सुंदर होना क्या जरूरी है, तुम बताओ। विक्की तब अपने सामने बैठी एक लड़की के शरीर की तरफ देखता है। कविता ये सब नोटिस करती है। विक्की कहता है सुंदर ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस पर कविता की सहेली आपस में कुछ बात करने लगती हैं। तब कविता कहती है चलो मैं तुम सबको एक कहानी सुनाती हूँ, उसको सुनने के बाद मुझे बताना लड़की का खूबसूरत होना जरूरी है या नहीं। फुर्सत नगर में स्मिता नाम की एक लड़की थी। वो लड़की अपने पति के साथ अपने मैके में रहती थी। सब लड़कियों की तरह उसे भी बचपन से कहा गया था कि शादी करके सेटल हो जाना ही जिंदगी का एकमात्र मकसद होता है। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक छोटा सा सपना था। बचपन से ही वो पेड़ पौधों के बीच में पड़ी बड़ी हुई थी। शायद इसलिए वो दुनियादारी के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। उनके लिए सिर्फ उसका पति, घर, संसार और उसके पेड़ पौधे ही सब कुछ थे। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। यहाँ कविता ये कहानी सुनाना शुरू करती है। ये कहानी कविता की ही कहानी है, मगर वो इसमें अपना नाम स्मिता बताती है। कहानी फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ हम स्मिता के घर उनके माली के साथ पेड़ पौधे लगाते हुए देखते हैं। स्मिता को गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक है। यह माली स्मिता के घर में बहुत सालों से काम कर रहा है। तभी स्मिता के पति पंकज ऑफिस जाने लगते हैं। स्मिता तब भागकर पंकज को टिफिन देने आती है। इसके बाद पंकज ऑफिस चला जाता है। स्मिता पंकज को लेकर अपने मैके फुर्सत नगर में ही रहती थी। उसके पिताजी नहीं थे और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। इसके बाद हम रतन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो नल की लाइन से बाल्टी भरकर पानी लेकर आता है। रतन घर आकर अपने पिताजी से कहता है घर में एक मोटर लगवा लो। रतन के पिताजी कहते हैं बड़े पुलिस ऑफिसर बनने के बाद खुद एक मोटर लगवा लेना। रतन फुर्सत नगर का ही एक पुलिस ऑफिसर था। स्मिता खाना बना रही थी। तभी उसकी मौसी का फोन आता है। स्मिता की बहन शालिनी फुर्सत नगर में नौकरी लग गई है, इसलिए वो पूछती है कि क्या शालिनी तुम्हारे घर पर आकर रह सकती है। स्मिता ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जरूर शालिनी यहाँ पर रह सकती है। स्मिता इसके बाद शालिनी के लिए कमरा तैयार करने चली जाती है। रतन ऑफिस जाने से पहले लोकल गैंगस्टर राजेंद्र से मिलता है। उस गैंगस्टर का ऑफिस स्मिता के घर के पास ही था। रतन अपनी बाइक का सामान पार्क करता है, जिसकी वजह से माली का एक पौधा कुचल जाता है। माली को भी बहुत बुरा लगता है, पर माली तब उस पौधे को ठीक करने लग जाता है। रतन गजेंद्र के पास जाकर बैठता है तो गजेंद्र उसे अपरिचित फूल की चाय पीने को देता है। पास में ही गजेंद्र का बेटा मोन्टू भी बैठा था। रतन गजेंद्र से पूछता है आपका माल पहुंच गया। तब गजेंद्र अपने बेटे को हेडफोन पहनने को बोलता है। मोटू तब अपने कान से हेडफोन लगा लेता है, लेकिन वो हेडफोन को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने पिता और रतन की सारी बातें सुन पाता है। और ये बात गजेंद्र और रतन को पता नहीं थी। रतन कहता है माल तो पहुंच गया, लेकिन बॉडी का क्या हुआ। गजेंद्र कहता है उसे भी मिट्टी के साथ मिला दूंगा। गजेंद्र एक बड़ा गैंगस्टर था। रतन ने गजेंद्र के साथ कई काम किए थे, जिसके बदले गजेंद्र को एक ब्राउन कलर का एनवलप देता है। एनवलप के अंदर 200 के थोड़े बहुत नोट थे। वो नोटों को देखता है और फिर रतन उससे पूछता है बस इतना ही, चलो इतना ही है, काफी है, चल जाएगा काम। रतन जाने लगता है। जाते जाते वो मोन्टू को एक पुलिस का बैज देता है और कहता है तुमने पुलिस का बैज मांगा था ना, ये लो तुम्हारे लिए है। रतन फिर जाने लगता है। तब गजेंद्र मोन्टू से कहता है कि पुलिस की नौकरी करने से अच्छा है पुलिस को अपना नौकर बनाकर रखना। रतन के चले जाने के बाद गजेंद्र कहता है ऐसे करप्ट लोग अच्छे पैसे मिले तो अपने बाप को भी बेच सकते हैं। फिर से सीन चेंज होता है। रात के समय हम देखते हैं कि पंकज एक बार
में बैठकर जुआ खेल रहा है। तब एक आदमी उसे बुलाकर गजेंद्र के पास ले जाता है। पंकज पर गजेंद्र का 27,55,000 रुपए का कर्ज था। गजेंद्र पैसा चुकाने को बोलता है, लेकिन पंकज के पास इतने पैसे नहीं थे। वो कहता है मैं चुका दूंगा। गजेंद्र पूछता है कैसे चुकाओगे? पंकज कहता है मुरादाबाद में मेरे पास एक घर है, आप तो जानते ही हो। गजेंद्र कहता है घर मुरादाबाद में, लेकिन हम तो यहाँ पे हैं, क्या मैं अब मुरादाबाद में शिफ्ट हो जाऊं? घर बेचे बिना पैसे कहाँ से आएंगे? एक काम करो, वो घर मुझे बेच दो, बहुत पैसे दूंगा। तभी गजेंद्र को कोई कॉल करता है और कहता है साहब ने पूछा है, साल गुजर गए हैं, अब मुरादाबाद का प्लॉट खाली करना ही होगा। गजेंद्र बात करते करते इशारे से पंकज को वहां से चले जाने को बोलता है। घर पर स्मिता खर्च का हिसाब कर रही थी, तभी पंकज बहुत ज्यादा शराब पीकर आता है। पंकज घर पर आते ही शराब लेकर बैठ जाता है। स्मिता उसे खाना लाकर देती है। वो कहती है घर के दरवाजे की जाली ठीक करवानी होगी। पंकज कहता है सिर्फ जाली ही क्यों, पूरा घर ठीक करवा लो, लेकिन इतना पैसा देगा कौन? तुम्हारा बाप, वो कैसे देगा, वो तो मर चुका है। स्मिता कहती है उन्हीं के पैसे से तो इतने दिन चल रहे थे, कम से कम ऐसे मुश्किल समय के लिए पैसा जमा करना चाहिए था आपको। पंकज कहता है तुम किस मुश्किल समय का इंतजार कर रही हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुरादाबाद वाला घर बेच दो, लेकिन तुम्हें इससे किसी भी तरह से राजी नहीं हो रही हो। स्मिता बोलती है पिताजी ने जो पैसे दिए तुमने सब खर्च कर दिए, अब चाहते हो कि एक घर भी बेच दूं? वो मेरे पिताजी की आखिरी याद है। पंकज कहता है उस घर को तुम्हारे पिताजी का नाम का म्यूजियम बनवा देता हूँ, टिकट के पैसे से घर चल जाएगा। अब स्मिता पंकज के ऐसे फालतू बातों को इग्नोर करती रहती है। पंकज को बहुत पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो स्मिता का मुरादाबाद वाला घर बेचना चाहता था, लेकिन स्मिता इसमें से किसी भी तरह से राजी नहीं होती, जिसकी वजह से पंकज बहुत गुस्सा हो जाता है। अपने कमरे में घुसता है और कमरे को अलग तरह से सजा हुआ देखकर कहता है ये सब क्या है? स्मिता कहती है शालिनी आ रही है, उसकी ये नौकरी लग गई है, इसलिए वो अब यहीं रहेगी। पंकज कहता है तो बाहर बोर्ड लगवा दो, ये तुम्हारा गेस्ट हाउस है, तुम्हें उसे यहाँ कमरा क्यों दे रही हो? उसे ऊपर वाला कमरा दो। स्मिता उसमें भी राजी हो जाती है। स्मिता इसके बाद ऊपर वाला कमरा साफ करने जाती है। वहाँ स्मिता के बहुत सारे सर्टिफिकेट और कप्स रखे हुए थे जो उसने स्कूल में जीते थे। स्मिता उन्हें एक जगह पर संभाल कर रख देती है। रात को सोते समय भी पंकज स्मिता को उस घर को बेचने के बारे में सोचने को बोलता है। अब अगली रात को पंकज ना चाहते हुए भी शालिनी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन आता है और शालिनी को देखकर पंकज को काफी अच्छा लगता है और शालिनी को अपने घर लाता है। शालिनी को देखकर स्मिता भी बहुत खुश होती है। स्मिता और शालिनी का रिश्ता बहुत अच्छा था। स्मिता शालिनी को लेकर ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगती है, तभी पंकज उसे उनके ही कमरे शालिनी को देने को बोलता है। स्मिता भी इसमें राजी हो जाती है। रात को स्मिता शालिनी को खाना देती है। उसमें शालिनी की पसंदीदा कटहल की सब्जी बनाई थी और पंकज तो बस शालिनी की तरफ ही देखे जा रहा था। खाना खत्म होने के बाद स्मिता उन दोनों के लिए गुलाब जामुन देती है, लेकिन शालिनी गुलाब जामुन नहीं खाती। पंकज उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो गुलाब जामुन से एक बाइट लेती है और उसे रख देती है। बाद में पंकज उसका वही गुलाब जामुन खा लेता है। इसके बाद स्मिता और शालिनी एक साथ बैठकर बहुत बातें करते हैं। अगले दिन शालिनी ऑफिस से लौटते समय कोई रिक्शा नहीं ढूंढ पा रही थी। वहीं पर रतन चाय पी रहा था। वो शालिनी को देखता है। रतन अपनी बाइक लेकर शालिनी के पास आता है, कहता है क्या हुआ, कोई दिक्कत है? शालिनी कहती है मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है। रतन कहता है मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। शालिनी तब कहती है मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ। रतन शालिनी को लिफ्ट देने की बात करता है तो शालिनी कहती है आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? रतन कहता है शहर की सुंदरता को बनाए रखने की मेरी ड्यूटी है। शालिनी उससे इम्प्रेस होती है और उसकी बाइक पर बैठ जाती है। बाइक पर बैठते बैठते वो एक दूसरे को इंट्रो देते हुए चलते हैं। रतन को शालिनी पहली नजर में अच्छी लग गई थी, इसलिए वो शालिनी के साथ फ्लर्ट भी करता है और शालिनी भी उसके मजे ले रही होती है। इसके बाद रतन शालिनी को उसके घर के सामने उतार देता है। रतन तब शालिनी से उसके फोन नंबर मांगता है और वो उसे नंबर दे भी देती है। स्मिता देखती है कि कोई उसे घर पर छोड़कर गया है। अगले दिन स्मिता अपने बगीचे से टमाटर तोड़ रही थी। शालिनी भी वहीं बैठी थी तो स्मिता शालिनी से पूछती है कि घर पर तुम्हारी शादी की बात नहीं होती? ये सुनकर शालिनी चुप हो जाती है। स्मिता तब कहती है अरे अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती तो बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? शालिनी तब उदास होकर कहती है हाँ। स्मिता कहती है तो क्या होगा? शालिनी कहती है मेरा बॉयफ्रेंड अपनी पत्नी के पास लौट गया है। ये सुनकर स्मिता वापस अपने सब्जेक्ट तोड़ने लग जाती है। सीन चेंज होता है। इसके बाद पंकज शालिनी को दूसरे दिन ऑफिस छोड़ने जाता है। रास्ते में पंकज दिलदार टिक्की नाम की एक दुकान दिखाता है और कहता है इस दुकान पर हार्ट शेफ की टिक्की मिलती है। पंकज शालिनी टिक्की को खाने का ऑफर देता है और शालिनी उस ऑफर को कबूल भी करती है। इसके बाद पंकज शालिनी को आसपास सब कुछ दिखाना शुरू करता है। यहीं से सीन चेंज होता है। शाम को पंकज शालिनी को दिलदार टिक्की खिलाने लाता है। शालिनी के मुंह में गरम गरम लगने पर पंकज उसके मुंह पर फूंक मारता है। इसके बाद पंकज शालिनी के साथ ही बाहर काफी समय बिताता है। इधर रतन भी रोजाना शालिनी को ऑफिस ड्रॉप कर देता था और रतन भी उसके साथ काफी समय बिताने लगा था। असल में शालिनी भी कोई कम नहीं थी। शालिनी एक साथ दो लड़कों को पटा लिया था। पंकज और रतन दोनों ही उसके प्यार में पागल हो गए थे। रतन शालिनी को कैफे लेकर जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। शालिनी घर के बाहर रतन के साथ समय बिताती थी और घर लौटने के बाद पंकज के साथ घूमने निकल जाती थी। धीरे धीरे पंकज और शालिनी बहुत क्लोज आ जाते हैं। यहाँ तक कि शालिनी पंकज के साथ एक होटल रूम में भी समय बिताती है और
और इस सब के बारे में मासूम स्मिता को कुछ भी पता नहीं चलता। फिर एक दिन पंकज शालिनी को लेकर शॉपिंग मॉल जाता है। वहां से शालिनी 2500 की एक ड्रेस खरीद लेती है। शालिनी पंकज से कहती है कि स्मिता दीदी के लिए भी कुछ ले लीजिए। अब वहां पर पंकज को 250 की एक साड़ी दिखाकर स्मिता के लिए ले जाने को बोलती है और पंकज भी इसमें राजी हो जाता है। दोनों मुस्कुराते हैं। पंकज बिल भर देता है। तभी रतन शालिनी को कॉल करता है। शालिनी एक अलग जगह जाकर रतन का फोन उठाती है। रतन के बारे में पंकज को कुछ भी पता नहीं था। रतन शालिनी से कहता है, आप कैसी हो? 2 दिन से कोई कॉल नहीं किया, कोई खबर नहीं। मैंने तो सोचा आपके लिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। शालिनी कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? रतन कहता है, मैं भी ठीक हूँ और आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आपने कहा था कि आपको पूरी और सब्जी पसंद है, इसलिए माँ आपके लिए रविवार को बनाएंगी। अब वो आपसे मिलना जो चाहती है। शालिनी कहती है, ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है। स्मिता घर लौटती है बाजार से। वो घर लौटकर शालिनी के कमरे में आवाज सुनती है। स्मिता आवाज के पीछे जाती है और पंकज शालिनी को काफी करीब आते हुए देख लेती है। ये देखकर तो स्मिता के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। दुखी होकर भागकर वो बाहर निकल आती है। स्मिता को वो दोनों नहीं देख पाते। वो बाहर आकर एक पेड़ के गले लगकर रोने लगती है। स्मिता इसके बारे में पंकज को कुछ भी नहीं कहती, बस वो एकदम चुपचाप हो जाती है। स्मिता और पंकज की शादी की सालगिरह पर केक काटने के दौरान पंकज ने स्मिता को नजरअंदाज कर दिया और सबके सामने अपनी साली शालिनी को ही केक खिलाने में बिजी रहता है। स्मिता चुपचाप सब देखती रहती है, जिससे उसकी एक सहेली ने ये नोटिस कर लिया था। बाद में सहेली ने रसोई में आकर स्मिता से शालिनी के बिहेवियर पर शक जाहिर किया, लेकिन स्मिता चुप्पी साधे रहती है क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ जान चुकी थी। दुखी होकर स्मिता बगीचे में पेड़ पौधों के पास बैठकर रोने लगती है। रात को शालिनी ने शादी के दबाव पर अपनी माँ का फोन काट देती है और अपनी एक अर्धनंगी तस्वीर भेज देती है। पंकज छिपकर शालिनी के कमरे की ओर गया, जिसमें स्मिता ने देख लिया। स्मिता ने पीछे से आवाज देकर पूछा, कुछ चाहिए आपको? पंकज ने बहाना बनाया कि नहीं, वो पानी लेने आया था। शालिनी देखकर कि स्मिता जग गई है, वो दरवाजा बंद कर देती है और पंकज को भी वापस लौटना पड़ा। बगल में सोए पंकज से स्मिता ने शालिनी को ऑफिस के पास एक खाली कमरे में शिफ्ट करने की बात कही। पंकज ने बेफिक्री आवाज से कहा, तुम्हारी बहन है, तुम जो मर्जी करो। ये सुनकर स्मिता को काफी बुरा लगा। अगले दिन शालिनी ने स्मिता को एक पीली साड़ी दी। इसे स्मिता ने शालिनी की अवैध संबंध कारणों से अनदेखा कर दिया। तभी पंकज को गजेंद्र का फोन आया और वो बात करके ऊपर चला गया। प्रेजेंट में स्मिता मतलब कि कविता ने बताया कि गजेंद्र ने मुरादाबाद का घर खरीदने और कर्ज माफ करने के लिए लालच दिया, जिस पर वो शुरू में तो राजी भी हो जाती, पर वापस फ्लैशबैक में हम जाते हैं। जब पंकज ने ये बात बताई तो स्मिता ने मना कर दिया। गुस्सा होकर पंकज वहां से चला गया। शालिनी ने आकर स्मिता को मनाने को कहा, पर स्मिता ने नजरअंदाज कर दिया। पंकज ने घर पर शराब पी और नशे में गजेंद्र से मिलने निकल गया। माली ने ये सब कुछ देख लिया था। अगले दिन माली ने स्मिता से कहा कि कैसे उसके पिता ने जमीन बचाई थी और पेड़ पौधे की वफादार होते हैं। उसने स्मिता को चेतावनी दी कि उसके अपने ही लोग उसकी मुसीबत का कारण बनने वाले हैं और प्रकृति का तो यही नियम है, या तो खुद खाओ या दूसरों को खाना बन जाओ। स्मिता ने पंकज को खाना दिया। पंकज ने बताया कि वो बरेली जा रहा है और शाम 6:30 बजे माथुर के लोग पैसे लेने आएंगे। उसने स्मिता को उन्हें रिसीव करने को कहा। स्मिता बेचारी ने उससे कुछ भी नहीं कहा और शालिनी के लिए टिफिन बनाया और उसकी मनपसंद कटहल की सब्जी बनाई। शालिनी जब ऑफिस जाने लगी तो उसे एक टिफिन पकड़ाया। घर की नौकरानी की बेटी के पास होने पर स्मिता ने उसे खुश होकर पैसे दिए। बाद में ऑफिस से लौटी शालिनी के पेट दर्द होने की शिकायत की और कमरे में जाकर पंकज को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। स्मिता शालिनी को दूध और केला देती है और अपनी सहेली की बेटी के बर्थडे पार्टी में जा रही थी। वो शालिनी को भी अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन शालिनी कहती है, मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे जाऊंगी? स्मिता कहती है, मैंने दाल बनाई है और सब्जी काटना बाकी है। शालिनी कहती है, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। स्मिता तब कहती है, ठीक है, मैं आकर सब्जी बना दूंगी। स्मिता शालिनी से कहती है कि 6:30 बजे पंकज का आदमी आएगा। शालिनी कहती है, मैं घर पे ही हूँ, तुम एंजॉय करो, मैं ले लूंगी। इसके बाद स्मिता निकल जाती है। स्मिता घर से निकलती है तो पंकज उसे कॉल करता है और पूछता है, तुम कहाँ हो? स्मिता झूठ बोलती है, मैं तो घर पर ही हूँ। इसके बाद स्मिता बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। यहीं से सीन चेंज होता है। फिर हम रतन को देखते हैं। रतन अपने सीनियर ऑफिसर के साथ बैठकर बातें कर रहा था। ऑफिसर की बहन की शादी थी, इसलिए वो रतन को इनवाइट करता है। वो शादी के बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी समय सीनियर ऑफिसर के पास फोन पर एक कॉल आता है। एक ही घर में एक साथ 2 मर्डर हुए हैं। ऑफिसर रतन को साथ लेकर तुरंत क्राइम स्पॉट पर चला जाता है। हम यहाँ देखते हैं पंकज और शालिनी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। स्मिता तब घर पर नहीं थी। कौन या किसने घर के अंदर घुसकर उन दोनों को मार दिया, यही तो सवाल है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पूरे घर में अच्छे से सर्च करती है। पहली नजर में पुलिस को लगता है कि कोई शायद चोरी करने आया था और उसने दोनों को मार दिया। रतन स्मिता को एक FIR की कॉपी पर साइन करवाता है। इसके बाद वो थाने लौट
जाता है। थाने में बैठकर रतन एविडेंस के तौर पर लाए गए शालिनी के कानों के झुमकों को ध्यान से देखता है। सीनियर ऑफिसर यह बात नोटिस करता है। ऑफिसर पूछता है, क्या तुम लड़की को जानते हो? रतन कहता है, अभी जानना शुरू ही किया था, जानने से पहले ही बेचारी मर गई। ऑफिसर पूरे केस की जिम्मेदारी रतन को देखकर छुट्टी पे चला जाता है, क्योंकि उसकी बहन की शादी थी। रतन ऑफिसर को साफ साफ कह देता है कि वो केस संभाल लेगा। इसके बाद रतन अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। सबसे पहले वो गजेंद्र के पास जाता है। रतन गजेंद्र से पूछता है, गीता कॉलोनी में डबल मर्डर की बात तो सुनी होगी। गजेंद्र कहता है, मुझसे क्यों बात कर रहे हो ये सब? रतन कहता है, नहीं ऐसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए चिंता हो रही है। अकेले अकेले इतने डबल मर्डर, ऊपर से केस को लेकर सीनियर का प्रेशर आ रहा है। तुम पर पंकज का 27,55,000 का कर्ज था, इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन में शुरू हुई तो शक की सुई तुम्हारी तरफ ना चली जाए। गजेंद्र पूछता है, और मेरी तरफ शक करेगा कौन? तुम? रतन कोई जवाब नहीं देता। गजेंद्र बताता है कि उसे पंकज के पैसों की कोई टेंशन नहीं है। पंकज ने कहा था कि वो समय पर पैसे लौटा देगा। सिर्फ यही नहीं, पंकज ने गजेंद्र से स्मिता को खत्म करवा देने के लिए भी कहा था। पंकज के कहने पर गजेंद्र के लोग स्मिता को मारने गए थे, लेकिन गलती से शालिनी का मर्डर हो गया। पंकज हैरान होकर पूछता है, तो पंकज को किसने मारा? गजेंद्र कहता है, वो कैसे मैं जानूं? तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुम जानते हो, जाओ इन्वेस्टिगेशन करो। तो मैं ही खुद चिंता में पड़ गया हूँ। पंकज मर गया, अब मेरे पैसे कौन लौटाएगा? इसके बाद गजेंद्र कहता है, एक काम करो, तुम किसी तरह मुझे स्मिता के मुरादाबाद वाले घर के कागजात मैनेज करवा दो, बदले में मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। रतन अब पंकज और शालिनी के मर्डर केस को ऑफिशियली क्लोज करवा देने के लिए भी कोशिश शुरू कर देता है, ताकि वो केस को पर्सनली हैंडल करके स्मिता से जमीन के कागजात ले सके। इसके बाद वो पूनम के घर जाता है। रतन पूनम से पूछता है, बर्थडे पार्टी की कोई तस्वीर है क्या? पूनम बताती है, ये तस्वीर अभी अभी फोटोग्राफर के पास है। रतन पूनम से कहता है, जैसे ही तस्वीर मिल जाए तो मुझे भेज देना। रतन स्मिता से मिलता है। वो स्मिता से पूछता है कि आपके पति पर 27,55,000 का कर्ज है, हो सकता है और भी ज्यादा हो, तो मुझे नहीं पता इतना पैसा आप कैसे चुकाएंगी? ऊपर से कोर्ट कचहरी का खर्चा, इतना सारी झंझट हो चुका है, इतना सब आप अकेले कैसे संभालेंगी? मैं तो कहता हूँ कि आप अपना मुरादाबाद वाला घर बेच दीजिए। स्मिता कहती है, मैं घर बेचना नहीं चाहती। रतन और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्मिता ध्यान नहीं देती। तब रतन निराश होकर घर लौट आता है। अगले दिन रतन के पास पार्टी की तस्वीर पहुंचती है। रतन स्मिता की तस्वीर को बहुत ध्यान से देखता है। उस तस्वीर में रतन की थोड़ी गड़बड़ी मिलती है, इसलिए रतन फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उस दिन पार्टी में जो लोग मौजूद थे, उनमें से कुछ लोगों से मिलकर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। इसके बाद वो सीधे स्मिता के घर चला जाता है। स्मिता दरवाजा खोलती तो रतन कहता है, आप जैसे चालाक और बहरूपी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। आपकी चालाकी कहानी अब मैं आपको कैसे सुनाऊं? रतन के हिसाब से मर्डर की पिछली रात स्मिता ने पंकज और शालिनी दोनों के फोन में एक दूसरे के नंबर ब्लॉक कर दिए थे, ताकि कोई किसी से कनेक्ट ना कर सके। अगली सुबह स्मिता शालिनी के लिए अलग से खाना बनाती है और उसमें कुछ मिला देती है। इसके बाद वो खाना शालिनी के टिफिन में भर देती है। शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके खाने में एबनॉर्मल चीज पाई गई थी। स्मिता ने जानबूझकर खाने में ऐसी चीज मिलाई जिससे खाने के बाद शालिनी को फूड पॉइजनिंग हो, वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाए। स्मिता का प्लान काम कर गया। शालिनी जल्दी घर लौट आती है और बार बार वॉशरूम जाने लगती है। शालिनी को घर छोड़कर स्मिता पार्टी में चली जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में रहने के बाद स्मिता कुछ समय के लिए घर आती है। घर में घुसकर वो देखती है कि शालिनी की खून से सनी हुई लाश जमीन पे पड़ी थी। ठीक उसी वक्त पंकज भी घर आता है। पंकज के घर पहुंचने से 1 घंटा पहले शालिनी की मौत हो चुकी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पंकज और शालिनी की मौत के बीच में 1 घंटे का गैप है। और पंकज की मौत सिर्फ चाकू या फिर कोई धारदार हथियार से नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मरने से पहले पंकज को दिल का दौरा पड़ा था। दिल का दौरा पड़ने के बाद किसी ने उसे धारदार हथियार से मारा है, लेकिन रतन अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया ये काम किसने किया है। मगर रतन की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से स्मिता ने दोनों के फोन नंबर से फिर से दोनों को अनब्लॉक कर दिया। इसके बाद फोनों को अपने फिंगरप्रिंट मिटाकर वो वापस पार्टी में लौट गई। ये सब स्मिता को बताने के बाद रतन फिर कहता है, तुम्हारी बुद्धि की तो तारीफ करनी पड़ेगी। अब पार्टी से कब बाहर निकली कब वापस आई किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन आपकी बदकिस्मती की मेरे पास कुछ तस्वीर आ गई है उस पार्टी की। आपको तो अलग अलग साड़ियों में देखा गया, साड़ी का रंग एक ही था लेकिन बॉर्डर अलग अलग। ये फ्लैशबैक देखते ही उस रात स्मिता की साड़ी पर खून लग गया था, इसलिए वो उसे धो देती है और उसी रंग की दूसरी साड़ी पहनकर वापस पार्टी में चली गई थी। प्रेजेंट में रतन कहता है कि केस कोर्ट में जाएंगे तो आप शायद कहेंगे कि तस्वीर में साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी आप फंस जाएंगे क्योंकि आप अपना फोन साथ में लेके गई थी। आप किस टावर के नेटवर्क में थी सब कुछ रिकॉर्ड में है। आपको जेल
जेल जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। जेल जाकर आप जेल के बगीचे में आराम से प्लांटेशन कर सकते हैं। वैसे तो आपको गार्डनिंग बहुत ज्यादा पसंद है ना, और एक साथ कजीर और हस्बैंड को कत्ल करने की सजा क्या हो सकती है वैसे तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर आपके पास एक मौका है। आप मुरादाबाद वाला घर मेरे नाम लिख दीजिए, मैं पर्सनली इस केस को क्लोज कर दूंगा। मैं आपकी सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपके फोन पर भेज दूंगा, पर याद रखना आपके पास सिर्फ 4 दिन का समय है। इसके बाद रतन स्मिता को धमकी देकर कहता है किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो सीधे जेल जाओगे। स्मिता चिंता में पड़ जाती है। खुद को बचाने के लिए आखिरकार वो रतन के नाम जमीन के कागजात तैयार करवाना शुरू कर देती है। जब स्मिता कोर्ट जाती है रतन भी उसका पीछा करता है। सारे कागजात तैयार होने के बाद घर रतन के हाथ में देने से पहले स्मिता उस घर के सभी नौकर को छुट्टी दे देती है। घर में अब स्मिता और माली के अलावा कोई नहीं होता। इसके बाद कागजात सौंपने का दिन आता है। रतन गजेंद्र से पैसे लेकर स्मिता के घर चला जाता है। स्मिता रतन को चाय पीने के लिए बोलती है। रतन कहता है मुझे क्या गधा समझा है, चाय में जरूर कुछ मिलाया होगा। स्मिता कोई जवाब नहीं देती। रतन घर के कागजात मंगवाता है। स्मिता उंगली के इशारे से कागजात दिखा देती है। रतन कागजात हाथ में लेकर सारे पेज पढ़कर देखता है। पेज पलटते समय कई बार अपने मुंह पर ही हाथ लगाता है। कागजात देखना खत्म करके रतन स्मिता से कहता है सब ठीक है, पर आपके साथ डील खत्म होने से पहले आप मेरा एक कंफ्यूजन दूर कीजिए। आप कैसे जान गए कि पंकज गजेंद्र के साथ मिलकर आपको मारने का प्लान बना रहा है, और आपने पंकज को कैसे मारा? इन दोनों सवालों के जवाब मिलते ही मेरा केस सॉल्व हो जाएगा। स्मिता कोई जवाब नहीं देती। इससे पहले ही रतन अजीब हरकत करने लगता है और अचानक उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। दरअसल रतन के आने से पहले स्मिता ने घर के सारे कागजात पर जहरीली पत्तों का पेस्ट लगा दिया था। इसी कारण स्मिता ने कागजात को हाथ से छूने के बजाय उंगली की इशारा करके दिखाया, और जब रतन पेज पढ़ते समय अपने मुंह पर हाथ लगाया तो वो जहर रतन के मुंह में चला गया। सब कुछ इतना परफेक्ट तरीके से प्लान किया गया था कि रतन को कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि रतन पैरालाइज होने के बाद भी उसका दिमाग ठीक से काम कर रहा था। वो सब कुछ समझ पा रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। स्मिता रतन के हाथ से घर के कागजात लेकर उन्हें जला देती है। इसके बाद माली पैरालाइज रतन को एक बोरी में बंद करके नदी में फेंक देता है। जाने से पहले वो स्मिता से विदा लेता है और कहता है समय हुआ तो फिर से मुलाकात होगी। सारा काम खत्म होने के बाद स्मिता वो घर छोड़कर शहर चली जाती है। अपने नए पते पर नई पहचान के साथ खुद को बदल लेती है और उसका अब नया नाम है कविता। प्रेजेंट में कविता जो कहानी बता रही थी, उसके दोस्त जानना चाहते थे कि पंकज कैसे मरा। स्मिता बताती है कि जब पंकज को हार्ट अटैक आया वो खुद दवाई लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्मिता ने पंकज की दवाई हटा दी। इसके बाद धारदार चाकू से उसे मार डाला। स्मिता के दोस्त और बहुत कुछ जानना चाहते थे। वो लोग एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन स्मिता उर्फ कविता उनके सवालों को नजरअंदाज करती हुई वहां से चली जाती है। बाहर निकलते समय स्मिता उर्फ कविता रतन के उस सीनियर ऑफिसर को देखती है। कविता किसी तरह नजर बचाकर चली जाती है। उसके घर पहुंचने से थोड़ी देर बाद ही माली स्मिता से मिलने आता है। माली स्मिता के हाथ में एक छोटा पौधा देकर कहता है समय बदल गया है, इसलिए सोचा कि मिलकर आऊं। माली को देखकर स्मिता खुश हो जाती है। फिर यहीं से सीन चेंज होता है। फिर कुछ महीनों बाद सीन दिखाई देता है कि रतन अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं। वो सब कुछ समझ पाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके इलाज का इंतजाम सीनियर ऑफिसर ने किया है। वो रतन से मिलने आते हैं। रतन उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, पर ऑफिसर उसके इशारे को समझ नहीं पाता। रतन लाख कोशिश के बाद भी किसी को कुछ समझा नहीं पाता। ऐसे ही उसकी जिंदगी कटती रहती है। शायद एक दिन वो ठीक हो जाएगा और उस दिन शायद स्मिता को वो बेनकाब कर पाएगा, लेकिन तब तक इंतजार न करते हुए कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।